डोलो डालू 2, द ट्रू गॉड किंग। चैप्टर 96। यान शोर्जे और उसके डिसाइपल को जाते हुए देखकर लू युआन खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने डिसाइपल के लिए 2 या 3 साल की शांति के बदले एक ड्रैगन पिल का व्यापार करने को तैयार होगा। मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि उसकी अपने डिसाइपल के प्रति ममता की प्रशंसा करूँ या उसे स्पेंडथ्रिफ्ट कहूँ। अगर म्यूएन को इसके बारे में पता चला तो वह शायद आग बबूला हो जाएगा। उसके पास खड़ी शुई लिंगवैंग धीरे से हंसी। सेकंड ब्रदर, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि हमारे बॉस जो चार्ज करते हैं वह एक ड्रैगन पिल के लायक नहीं है? लू युआन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मेरा मतलब वह नहीं था। बेशक जब हमारे बॉस कोई एक्शन लेते हैं तो वह ड्रैगन पिल के लायक होता है। आखिर ड्रैगन पिल्स हमारे लिए इतने रेयर नहीं हैं। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आखिरकार आइस गॉड्स में टेम्पल के सामने एक असली आइस ड्रैगन मौजूद है। हमारे लिए एक ड्रैगन पिल सिर्फ एक थोड़ा कीमती ट्रेजर है, लेकिन श्रेक अकेडमी के लिए यह एक अलग कहानी है। वे कितने स्टिंगी हैं ये जानते हुए मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह ड्रैगन पिल व्यावहारिक रूप से म्यूएन की पीठ से खुर्च कर निकाला गया होगा। यान शोर्जे का अपने डिसाइपल के लिए कुछ सालों की शांति के बदले ड्रैगन पिल का एक्सचेंज करना। मुझे कहना होगा, इसमें गट्स चाहिए। ये गट्स की बात नहीं है, न्यूवू ने शांति से बीच में टोकते हुए कहा। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। इस आसमान के नीचे आइस गॉड पैलेस के अलावा और कहाँ ईवल फायर को दबाया जा सकता था। न्यूवू के तेज इंट्यूशन ने यान शोर्जे की छोटी चालों को आसानी से देख लिया था। इसके अलावा यह आदमी उतना फुलिश नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह यंग मास्टर के लिए लॉन्ग गेम खेल रहा है। यान शोर्जे के जाने से पहले उसने संपर्क में रहने और श्रेक अकेडमी और आइस गॉड पैलेस के बीच फ्रेंडशिप को मजबूत करने का जिक्र किया था। उसने स्टूडेंट एक्सचेंजेस का विचार भी रखा था, आइस गॉड पैलेस में पढ़ने वाले श्रेक के स्टूडेंट्स और इसके विपरीत। ये संबंध बनाने की एक स्पष्ट कोशिश थी, और गहरा कारण वह यंग मास्टर थे। न्यूवू ने उन्हें यंग मास्टर की अल्टीमेट आइस की क्षमता के बारे में बताया। ये स्पष्ट था कि यान शोर्जे की नज़र उस पर थी। वह आदमी निश्चित रूप से यंग मास्टर को टारगेट कर रहा था, खासकर मा शाओटाओ की ईवल फायर की समस्या के लिए। केवल अल्टीमेट आइस ही इसे पूरी तरह से सुलझा सकती थी। बिना ज्यादा सोचे भी न्यूवू ने इस स्कीम को समझ लिया था। फिर भी वह इसके खिलाफ नहीं था। मा शाओटाओ के पास अच्छी टैलेंट थी और उसे यंग मास्टर के लिए मेड या यहाँ तक कि कॉन्क्यूबाइन के रूप में रखना कोई बुरा इंतजाम नहीं होगा। अंत में न्यूवू ने विनम्रतापूर्वक यान शोर्जे के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मा शाओटाओ को आइस गॉड पैलेस वापस आने देने के लिए सहमत हो गया। यान शोर्जे का यह तर्क कि ईवल फायर समय से पहले भड़क सकती है महज एक बहाना था। हिचकिचाहट का ढोंग करते हुए न्यूवू अनिच्छा से सहमत हो गया था, लेकिन वह सिर्फ मा शाओटाओ थी, खुद यान शोर्जे। बेहतर होगा कि वह वापस ना आए, उसकी उपस्थिति काफ़ी अननोइंग थी। जहां तक मा शाओटाओ की बात है, एक साधारण लड़की शायद ही कोई चुनौती थी। यान शोर्जे की छोटी चालों की तुलना में वह म्यूवू की कनिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगी। म्यूवू के एनालिसिस को सुनने के बाद लू युआन ने गुस्से में अपनी जान पर हाथ मारा। धिक्कार है, वह यान शोर्जे बहुत डिवियस है, बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। वह हाई प्रीस्ट के पीछे क्यों नहीं जाता? हाई प्रीस्ट के पास भी अल्टीमेट आइस है। शुई लिंगवैंग के होंठ फड़फड़ाए। हाई प्रीस्ट हमारे जैसे इजी गोइंग नहीं है। क्या उसे डेथ विश है जो वह हाई प्रीस्ट को उकसाएगा? यंग मास्टर अभी छोटे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें टारगेट कर रहा है, उसने आगे कहा। डिस्पिकेबल, लू युआन गुस्से में चिल्लाया। यंग मास्टर के खिलाफ स्कीम बनाना वह मुसीबत को दावत दे रहा है। यान शोर्जे की छोटी चालें अंत में मायने नहीं रखेंगी, न्यूवू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सब स्किल पर निर्भर करता है। भले ही वह यंग मास्टर के करीब आने में कामयाब हो जाए, यंग मास्टर के विजडम के साथ उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। न्यूवू का आत्मविश्वास अडिग था। मा शाओटाओ के साथ यंग मास्टर को फंसाने की कोशिश। ये कहना मुश्किल था कि अंत में कौन किसे सेड्यूस करेगा। मा शाओटाओ की सीमित इंटेलिजेंस के साथ वह शायद धोखा खाने के बाद यंग मास्टर के लिए पैसे गिन रही होगी। सच है, यंग मास्टर के शार्प माइंड के साथ कौन कभी उनका फायदा उठा सकता है? लू युआन ने लगभग गर्व से कहा। हम। शुई लिंगवैंग ने एक धीमी आवाज़ निकाली और न्यूवू की ठंडी निगाहें लू युआन पर पड़ीं। उसकी घूरने की ठंडक ने लू युआन की रीढ़ को तुरंत सख्त कर दिया। तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो, मुझे सुनने दो। लू युआन कांप गया और जल्दी से अपनी बात से पीछे हटा। मेरा मतलब था कि यंग मास्टर बुद्धिमान और रिसोर्सफुल हैं, एक फ्लेक्सिबल मॉरल कंपस के साथ उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत हुआ। बस 1 महीने के लिए आइस प्रिजन जाओ और उसके बाद बाहर आना। न्यूवू ने उसे डिसमिस करते हुए हाथ हिलाया। लू युआन का चेहरा उतर गया। वह मनहूस जगह, वहां कोई 1 महीना कैसे जीवित रह सकता है? अंत तक वह मुश्किल से रेंगते हुए बाहर निकल पाएगा। तुम जा रहे हो या नहीं? न्यूवू का लहजा और ठंडा हो गया।
या क्या तुम बिटर कोल्ड लेक के तल पर रुकना और आइस फ्लड ड्रैगन क्लैन के साथ जीवन के बारे में बात करना पसंद करोगे? म्यूवू के होंठों पर एक फ्रॉस्टी स्माइल आई जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मैं जाऊंगा, मैं आइस प्रिजन जाऊंगा। झील में जाने का कोई रास्ता नहीं है। आइस फ्लड ड्रैगन किंग मुझे पूरा निगल जाएगा। लू युआन ने एक रैटलिंग ड्रम की तरह जोर जोर से अपना सिर हिलाया। आइस फ्लड ड्रैगन किंग का सामना करने की तुलना में आइस प्रिजन अचानक कहीं अधिक सहनीय लगने लगा। तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? म्यूवू ने अपनी बाहें चढ़ाईं, उसकी ठंडी निगाहें पहाड़ की तरह नीचे दब रही थीं। अपनी जुबान चलाने का यही फल मिलता है। शुई लिंगवांग खिलखिलाकर हंसी, स्पष्ट रूप से उसके दुर्भाग्य का आनंद ले रही थी। साए, मैं अपनी जुबान पर काबू क्यों नहीं रख सकता? कितनी बुरी किस्मत है। लू युआन ने आह भरी और धीरे धीरे वहां से चला गया, अनिच्छा से आइस प्रिजन की ओर बढ़ते हुए। यह आदमी वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन लॉयल है। वह यंग मास्टर के प्रति पूरी तरह समर्पित है। शुई लिंगवांग ने अपनी पिछली हंसी के बावजूद सहानुभूति के स्पर्श के साथ कहा। बेशक, मैं ये जानता हूँ, म्यूवू ने गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन एक मास्टर मास्टर होता है और सर्वेंट सर्वेंट। यंग मास्टर मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, अनजाने में भी नहीं। सबऑर्डिनेट्स के रूप में हमें हमेशा अपनी जगह पता होनी चाहिए। यंग मास्टर खुद का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह का अनादर नहीं दिखा सकते। मैं समझती हूँ। शुई लिंगवांग ने सिर हिलाया, उसके भाव गंभीर हो गए। अच्छा, आने वाले दिनों में चीज़ें तुम्हारे लिए कठिन होंगी। सिस्टर सियो की उम्र हो रही है और हम उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। हम में से बाकी लोगों में तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। म्यूवू का लहजा थोड़ा नर्म हो गया जब उसने आगे कहा, जब मैं यंग मास्टर के पास वापस जाऊंगा तो तुम्हें घर की देखभाल करनी होगी। मैं समझती हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो, शुई लिंगवांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मुझे तुम पर भरोसा है। यहाँ, ये लो। म्यूवू ने एक आइस ब्लू ऑब निकाला जिसकी ठंडी और एक विंटर स्टॉर्म की तरह हवा में फैल गई। शुई लिंगवांग की आंखें सदमे में फैल गईं। बिग ब्रदर, यह आइस गॉड ऑब है। इसके साथ तुम आइस गॉड की पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। आइस गॉड्स डोमेन में एक अल्टीमेट डोलो भी इसकी शक्ति के सामने पीछे हट जाएगा। म्यूवू की आवाज़ गंभीर हो गई जब उसने शुई लिंगवांग को ऑब सौंपा। इसके साथ मुझे विश्वास है कि तुम आइस गॉड पैलेस की रक्षा कर पाओगी। आइस गॉड ऑब कोई साधारण ट्रेजर नहीं था, यह आइस गॉड पैलेस का अल्टीमेट आर्टिफैक्ट था जो बड़े पैमाने पर बर्फ और हिम के सार को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसमें आइस गॉड पैलेस के बारे में एक गहरा रहस्य भी छिपा था। कि म्यूवू उसे यह सौंप देगा, यह लगभग अकल्पनीय था। बिग ब्रदर, यह आपकी सीक्रेट ड्यूटी है। आपको इसे यंग मास्टर को सौंपना चाहिए। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? यह जिम्मेदारी बहुत भारी है। शुई लिंगवांग हिचकिचाए, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह ऑब को स्वीकार करने का विरोध कर रही थी। आइस गॉड ऑब महत्वपूर्ण है, लेकिन आइस गॉड पैलेस उससे भी अधिक है, म्यूवू ने दृढ़ता से कहा। उसकी नज़र टेम्पल की ओर मुड़ गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ है। क्या तुम समझती हो? शुई लिंगवांग शांत हो गई, उसके कांपते हाथों ने आखिरकार आइस गॉड ऑब को थाम लिया। बिग ब्रदर, मैं समझती हूँ। मैं आइस गॉड ऑब और आइस गॉड पैलेस की रक्षा करूंगी। अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा है। म्यूवू ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया। मैं यहाँ सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। मुझे यंग मास्टर को रिपोर्ट देनी होगी। बिग ब्रदर, यंग मास्टर कब लौटेंगे? हम सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, शुई लिंगवांग ने अपनी लालसा को छुपाने में असमर्थ होकर पुकारा। म्यूवू ने एक जानती हुई मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम इतनी उत्सुक हो? बिल्कुल नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया, हालांकि उसके घबराए हुए लहजे ने उसे धोखा दे दिया। हाँ, यंग मास्टर सही समय आने पर लौटेंगे। अभी के लिए आइस गॉड पैलेस की रखवाली पर ध्यान दो। हंसते हुए म्यूवू की आकृति चमकी और आसमान में गायब हो गई। शुई लिंगवांग ने उसे ओझल होते देखा, उसके जेड जैसे हाथों ने आइस गॉड ऑब को और कसकर पकड़ लिया। वह आइस गॉड पैलेस की रक्षा करेगी, उसे करनी ही होगी। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में सोल टूल टेस्टिंग अरेना में प्रिपैरेटरी टीम सिलेक्शन टूर्नामेंट के चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। 3 दिनों के कड़े मुकाबले के बाद टॉप 32 का फैसला हो चुका था। आज के मैचेस उस संख्या को 16 तक कम कर देंगे। इस मोड़ पर हर कंपेटिटर जबरदस्त था। उनमें सबसे कमज़ोर 3 सोल रिंग्स वाले सोल एल्डर्स थे। टॉप 32 में से अधिकांश 4th ईयर स्टूडेंट्स थे, जिनमें कुछ 5th ईयर्स भी बिखरे हुए थे। लगभग सभी 3rd ईयर्स बाहर हो चुके थे, सिवाय एक के, वैंग डोंग। सिर्फ 12 साल की उम्र में वैंग डोंग के प्रभावशाली प्रदर्शन ने कई टीचर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब सू यू, मेंग होंगचिन और अन्य लोग स्टैंड से देख रहे थे क्योंकि मैचेस जारी थे। मेंग होंगचिन, जिसके वाइन रेड बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे, सू यू के बगल में शान से बैठी थी। उसके जेड जैसे नैन नक्श शांत लेकिन आकर्षक थे। जबकि सू यू ने अरेना पर ध्यान केंद्रित किया था, मेंग होंगचिन की निगाहें उसी पर टिकी थीं। जल्द ही अनाउंसर की आवाज़ गूंजी,
अगला, हमारे पास थर्ड ईयर की क्लास 6 के वैंग डांग और फोर्थ ईयर की क्लास 7 के क्यू के बीच मुकाबला होगा। दोनों कंपेटिटर्स कृपया अरेना में प्रवेश करें। ये सुनकर सू यू का ध्यान और तेज हो गया। वैंग डांग की बारी है, उसने धीरे से कहा। मैंगहोंचन ने अपनी नज़र अरेना की ओर घुमाई, जहां दो आकृतियां आगे बढ़ीं। वैंग डोंग ने तुरंत अपना मार्शल सोल ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई रिलीज किया। 3 सोल रिंग्स येलो, पर्पल उसके नीचे दिखाई दिए, जो प्रकाश की एक मजबूत ऑरा बिखेर रहे थे। उसके प्रतिद्वंद्वी क्यू के पास एक फायर रेड ग्रीड सॉर्ड थी और उसने साधारण आर्मर पहन रखा था, जो अधिक उन्नत सोल इंजीनियर्स की तुलना में बहुत कमतर था। वह एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर है। ऐसा लगता है कि वैंग डांग के पास जीतने का अच्छा मौका है, मैंगहोंचन ने सू यू की ओर थोड़ा झुकते हुए टिप्पणी की। उसकी साफ ताज़ा फ्रेग्रेंस हवा में तैर रही थी, लेकिन सू यू शांत बना रहा। वैंग डांग के पास वास्तव में एक एडवांटेज है। एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर उसके लिए एक अनफॉर्चुनेट मैचअप है। एक रेंज फाइटर के पास बेहतर मौका होता। जैसा कि अपेक्षित था, लड़ाई तेजी से आगे बढ़ी, जिसमें वैंग डोंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया। मैंगहोंचन ने अपना सिर सू यू की ओर झुकाया। सिस्टर मैंग, मुझे याद है कि तुम भी एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर हो, है ना? मैं पूरी तरह से वैसी नहीं हूं, उसने एक कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा मार्शल सोल कंट्रोल के लिए बेहतर है, लेकिन मेरे क्लोज कॉम्बैट स्किल्स भी बुरे नहीं हैं। सू यू मुस्कुराया। मैं कभी तुम्हारी ताकत देखना चाहूंगा। मैंगहोंचन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। तुम स्पा करना चाहते हो? जरूर, लेकिन तुम्हारी अल्टीमेट आइस मेरा काउंटर हो सकती है। वह फेयर नहीं होगा। अगर मैं अट्रिब्यूट्स पर निर्भर रहूं तो यह फेयर नहीं होगा। मुझे तुम्हारे क्लोज कॉम्बैट स्किल्स में अधिक रुचि है, सू यू ने कहा। मैंगहोंचन मीठा मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन चलिए मार्शल सोल्स को इससे बाहर रखते हैं। मेरे रेड आई डाइस टोड का कोल्ड पॉइजन एक स्पा के लिए खतरनाक हो सकता है। डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 97। आखिरकार रेड आई डाइस टोड का कोल्ड पॉइजन उसके उपयोगकर्ता पर भी उल्टा असर कर सकता था। ये तथ्य कि मैंगहोंचन ने अपने वर्तमान स्तर तक साधना की थी और इतने खतरनाक जहर पर नियंत्रण हासिल किया था, उसकी असाधारण रेजिलियंस और उन कठिनाइयों का प्रमाण था जो उसने झेली थीं। अपने भाई सीओ हॉन्चन की तुलना में मैंगहोंचन अधिक टैलेंटेड भी थी और अपने प्रशिक्षण में अधिक डिलिजेंट भी। वह बस सीओ हॉन्चन की तरह फ्लैम्बॉयंट नहीं थी और लो प्रोफाइल रखना पसंद करती थी। इसे इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, सू यू ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैंगहोंचन ने उलझन में सू यू की ओर देखा। क्या वह उसके जहर से नहीं डरता था? मैंगहोंचन की उत्सुकता बढ़ गई थी, लेकिन सू यू के रहस्यमयी भाव ने किसी छिपी हुई क्षमता का संकेत दिया। उसने आगे पूछताछ न करने का फैसला किया। जवाब के लिए दबाव डालना उसके स्वभाव में नहीं था। भले ही सू यू उसके जहर को पूरी तरह से बेअसर कर सकता था, इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। किसी और से हारना उसे निराश कर सकता था, लेकिन सू यू से हारना, उससे उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी उलझन भरी लेकिन उत्सुक अभिव्यक्ति देखकर सू यू थोड़ा हंसा और विषय बदल दिया। चलो मैच पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैंगहोंचन ने शालीनता से अपनी आंखें घुमाईं और अपनी नज़र वापस अरेना की ओर घुमा ली। इस समय तक लड़ाई अपने निष्कर्ष के करीब थी। वैंग डोंग के चमकीले नीले पंख हल्के से फड़फड़ाए, जिससे कि यू आसानी से स्टेज से बाहर जा गिरा। लड़ाई खत्म हो गई है। विजेता थर्ड ईयर की क्लास 6 के वैंग डांग हैं। टॉप 16 में आगे बढ़ने के लिए वैंग डांग को बधाई। वैंग डोंग ने प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ टॉप 16 में अपनी जगह सुरक्षित कर ली थी। ऐसा लगता है कि वैंग डांग हमसे थोड़ा पहले वहां पहुंच गया, सू यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंगहोंचन के लाल होंठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। जल्द ही हमारी बारी होगी। जैसा कि मैंगहोंचन ने भविष्यवाणी की थी, उसका नाम पुकारे जाने से पहले 3 और मैच बीत गए। जब उसके येलो, पर्पल और ब्लैक सोल रिंग्स दिखाई दिए, तो उसके फोर्थ ईयर प्रतिद्वंद्वी ने लगभग तुरंत ही लड़ने की इच्छा खो दी। मैंगहोंचन ने एक सोल स्किल तक इस्तेमाल नहीं की। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूरी तरह से स्वॉर्ड के कौशल पर भरोसा किया और आसानी से टॉप 16 में अपनी जगह सुरक्षित कर ली। अपनी सुंदरता और जबरदस्त ताकत की बदौलत मैंगहोंचन जल्दी ही देखने वाले छात्रों के बीच प्रशंसा का केंद्र बन गई। सिर्फ एक मैच में उसकी लोकप्रियता आसमान छू गई। मैंगहोंचन की जीत के कुछ ही समय बाद सीओ हॉन्चन ने अरेना में प्रवेश किया। उसका नजरिया कहीं अधिक फ्लैम्बॉयंट था। फोर्थ ईयर के एक थर्ड लेवल सोल इंजीनियर का सामना करते हुए सीओ हॉन्चन ने अपना सब कुछ लगा दिया और पल भर में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। अपनी तेज जीत के बाद सीओ हॉन्चन ने सू यू की दिशा में एक उत्तेजक नजर डाली। सू यू हंसे बिना नहीं रह सका। सीओ हॉन्चन का उसके प्रति जुनून गहरा था। ये स्पष्ट था कि वह सू यू को एक आजीवन प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था। सीओ हॉन्चन के मैच के बाद की लड़ाइयां मनोरंजक थीं लेकिन कम उल्लेखनीय थीं। फिर भी वे शुरुआती प्रिलिमिनरीज की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक थीं। हे, तुम्हारा मैच कब है? वैंग डोंग ने उत्सुकता से पूछा।
अपनी जीत के बाद सुयू के पास लौटकर वह अपने मैच से ज़्यादा सुयू की बारी के लिए उत्साहित थी। ये जल्द ही होना चाहिए, सुयू ने शांति से जवाब दिया। अब ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, एक और मैच के बाद अनाउंसर ने आखिरकार सुयू का नाम पुकारा। अब हम दिन का 11वां मैच शुरू करेंगे। प्रतियोगी 5th ईयर की क्लास 4 के सुयू और 4th ईयर की क्लास 8 के मोहा हैं। दोनों छात्र कृपया अरेना में प्रवेश करें। सुयू, तुम्हारी बारी है। वैंग डोंगर ने उत्साह के साथ ताली बजाई। गुड लक सुयू, मैंगहोंचन ने एक कोमल मुस्कान के साथ फुसफुसाया। सुयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खड़े होकर अरेना की ओर चल दिए। हाँ, वह आदमी आखिरकार ऊपर आ गया। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना मजबूत है। इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के कुछ छात्रों ने जिज्ञासावश अपनी ठुड्डी सहलाते हुए आपस में फुसफुसाया। आखिरकार सुयू को व्यक्तिगत रूप से हॉल मास्टर का समर्थन प्राप्त था और वह अकादमी के उच्चतम विशेषाधिकारों का आनंद लेता था। अगली पंक्ति से जिंग होंचन और कई बुजुर्गों और शिक्षकों ने अपना ध्यान अरेना पर केंद्रित किया। हॉल मास्टर, क्या यही वह छात्र है? जिंग होंचन के पास बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा। वही है, जिंग होंचन ने सिर हिलाया। वह काफ़ी जोशीला दिखता है, लेकिन मैं उत्सुक हूँ हॉल मास्टर का पक्ष जीतने के लिए उसके पास क्या क्षमताएं हैं। एक अन्य बुजुर्ग ने टिप्पणी की। सियो होंचन और मैंग होंचन के साथ पाले गए एक प्रमुख छात्र के रूप में सुयू ने स्वाभाविक रूप से बुजुर्गों की जांच को आकर्षित किया। आप जल्द ही देख लेंगे। हालांकि मुझे संदेह है कि यह प्रतिद्वंद्वी उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर पाएगा, जिंग होंचन ने हंसते हुए कहा। वह सुयू की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके पोते पोतियों के अलावा यहाँ कोई भी सुयू को अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। ओह, हॉल मास्टर उसके बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं, तब मुझे पूरा ध्यान देना चाहिए, एक अन्य बुजुर्ग ने रुचि के साथ कहा। जैसे ही बुजुर्गों ने बातचीत की, सुयू ने अरेना में कदम रखा। उसका प्रतिद्वंद्वी मोहा लगभग 15 साल का 4th ईयर स्टूडेंट था। मोहा की सोल पावर कोई मजाक नहीं थी। सुयू के अवलोकन के अनुसार ये संभवतः लेवल 37 या 38 पर थी, एक 4th ईयर स्टूडेंट के लिए एक सराहनीय स्तर। हालांकि मोहा स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा अक्सर उनकी उपस्थिति से पहले पहुंच जाती है, और सुयू की प्रसिद्धि पूरी अकादमी में दूर दूर तक फैल गई थी। एक इलस्ट्रियस वर्चू हॉल प्रोडिजी और एक पीयरलेस जीनियस के रूप में सुयू के नाम का काफ़ी वजन था। ऐसी हस्ती का सामना करते हुए मोहा दबाव महसूस क्यों नहीं करेगा? सुयू, कृपया मुझे निर्देश दें, मोहा हकलाया, उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। सुयू धीरे से मुस्कुराया। घबराओ मत, बस अपना सब कुछ झोंक दो और कोई पछतावा मत छोड़ना। धिक्कार है, यह आदमी कितना प्रेटेंशियस है। सियो होंचन दर्शकों के बीच से बुदबुदाया, उसके लहजे में झुंझलाहट थी। सियो के लिए सुयू के शब्द एक बच्चे को सांत्वना देने वाले वयस्क की तरह लग रहे थे, अनिवार्य रूप से कह रहे थे, तुम वैसे भी हारने वाले हो, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो। अगर सुयू ने उससे इस तरह बात की होती तो सियो होंचन गुस्से से फट पड़ता। वह खुद को क्या समझता था, दूसरों को इस तरह नीचा दिखाने वाला। लेकिन भले ही सियो गुस्से में था, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया कि मोहा के खिलाफ मैच सुयू की मुट्ठी में था। मुझे लगा कि यह आदमी लोकी है, लेकिन पता चला कि वह गुप्त रूप से मेरी तरह ही प्रेटेंशियस है, सियो होंचन ने शिकायत की। मुझे बख्श दो, वैंग डोंगर ने ताना मारा। सुयू बस आत्मविश्वासी है, तुम वह हो जो ओवर द टॉप हो। तुमने क्या कहा? फिर से कहना। सियो होंचन गुस्से में था। क्या वैंग डांग ने अभी उसे ओवर द टॉप कहा? क्या वह था? भाई बस करो, सुयू का मैच शुरू हो रहा है। क्या तुम एक बार शांत रह सकते हो? मैंगहोंचन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से नाखुश थी। अगर सियो नहीं देखना चाहता था तो ठीक है, लेकिन क्या वह कम से कम दूसरों को परेशान नहीं कर सकता था? वह बिना किसी व्यवधान के सुयू की पहली सार्वजनिक लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थी। अपनी बहन की त्योरियां देखकर सियो होंचन को एहसास हुआ कि वह वास्तव में परेशान थी और वह जल्दी से पीछे हट गया। ठीक है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, वह बुदबुदाया, हालांकि उसकी धमकी में दम नहीं था। वैंग डोंगर ने अपनी आंखें घुमाईं, वह स्पष्ट रूप से सियो होंचन की धमकियों से बेअसर थी। अरेना में मैच शुरू होने वाला था। दोनों पक्ष तैयार हो जाएं। लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही अनाउंसर की आवाज़ गूंजी, मोहा के शरीर से कई धात्विक नलिकाएं निकली। 3rd लेवल सोल टूल्स। दूसरी ओर सुयू शांत और संयमित दिखाई दे रहा था। अपने हाथ के एक आकस्मिक झटके के साथ एक ब्लू स्पीयर प्रकट हुआ। यह एक 4th लेवल सोल टूल था जिसे सुयू ने खुद बनाया था। आखिरकार ये सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी थी। इसकी परंपराओं के सम्मान में सुयू ने अनिच्छा से एक सोल टूल का उपयोग करने का निर्णय लिया। सावधान रहें, मोहा चिल्लाया और धातु की नलियों से सफ़ेद रोशनी की किरणें निकलीं जो सुयू की ओर बढ़ीं। उसी समय मोहा ने एक 3rd लेवल प्रपल्शन डिवाइस सक्रिय किया, जिससे उनके बीच की दूरी तेजी से बढ़ गई। वह एक पारंपरिक लॉन्ग रेंज सोल इंजीनियर था।
उसके नज़रिए से सुयू संभवतः एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर था। रणनीति स्पष्ट थी, दूरी बनाए रखें। जैसे ही सफ़ेद किरणें करीब आईं, सुयू ने लापरवाही से अपना स्पेयर चलाया, जिससे बर्फीली नीली ऊर्जा का एक भंवर पैदा हुआ जिसने सभी किरणों को मोड़ दिया। वह किस तरह की तकनीक है? सीओ होंगचन आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। उसे यकीन था कि सुयू ने सोल स्किल का उपयोग नहीं किया था, उसका मार्शल सोल अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ था। क्या ये एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल हो सकती है? यह आदमी बहुत कुछ छिपा रहा है। वह सेल्फ क्रिएटेड तकनीकें भी जानता है। सीओ अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बुदबुदाया और मन ही मन नोट्स लेने लगा। अपने हमले को इतनी आसानी से बेअसर होते देख चौंककर मोहा ने अपनी फायर पावर तेजी से बढ़ाई और किसी मौके की तलाश में अतिरिक्त सोल टूल्स तैनात किए। लेकिन अपने स्पीयर पर केवल एक हाथ रखते हुए सुयू ने हर हमले को सहजता से विफल कर दिया। मिनट बीत गए। मोहा भीषण लड़ाई से पसीने में तरबतर था, जबकि सुयू पूरी तरह से शांत रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब समय हो गया है, सुयू बुदबुदाया। अचानक वह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही मोहा ने उसे अपनी नज़रों से खो दिया। इससे पहले कि मोहा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सुयू के ब्लू स्पीयर ने वार किया, जिससे वह अरेना से बाहर जा गिरा। लड़ाई खत्म हो गई है। सुयू जीत गया और टॉप 16 में पहुंच गया। धन्यवाद, मोहा ने उठने के लिए संघर्ष करते हुए पुकारा और आभार में अपने हाथ जोड़ लिए। वह जानता था कि सुयू ने काफ़ी हद तक खुद को रोक रखा था, अन्यथा मैच इतनी देर तक नहीं चलता। सुयू ने मंच से नीचे उतरने से पहले एक हल्की मुस्कान दी। समय की कितनी बर्बादी है। वह इसे तुरंत खत्म कर सकता था, लेकिन उसने इसे खींच लिया। सीओ होंगचन बुदबुदाया। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा सम्मान फेस दे रहा था। तुम नहीं समझोगे, वैंग डांग ने सुयू का बचाव किया। सम्मान दे रहा था? अगर तुम कमज़ोर हो तो बस और मेहनत करो, दूसरों से नरमी की उम्मीद क्यों रखनी? सीओ होंगचन ने उपहास किया। क्या इसका मतलब यह है कि अगर तुम कभी हार गए तो तुम नहीं चाहोगे कि कोई तुम पर नरमी बरते? वैंग डोंग ने पलटवार किया। बिल्कुल, अगर मैं हारूं तो मुझे बुरी तरह हराओ। अगर तुम मुझ पर नरमी बरतोगे तो मैं आग बबूला हो जाऊंगा। सीओ होंगचन ने घोषणा की। ठीक है, तो मैं पक्का करूंगा कि हमारी अगली लड़ाई में मैं खुद को न रोकूं, सुयू ने देखने वाले क्षेत्र में लौटते हुए छेड़ा। सही कहा, अगर तुम रुके तो मैं अपना आपा खो दूंगा। सीओ होंगचन ने नाटकीय रूप से अपनी छाती थपथपाई। सुयू हंसा। ये जानकर अच्छा लगा, सुयू, तुम वापस आ गए। बहुत अच्छा किया, वैंग डोंग ने प्रशंसा की, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। ठीक ही था, प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं था, सुयू ने विनम्रता से उत्तर दिया। आगे बढ़ने के लिए बधाई, वैंग होंगचन ने जोड़ा। और तुम्हें भी बधाई, सुयू ने गर्मजोशी से जवाब दिया। चूंकि हम सब का काम हो गया है तो क्यों न जश्न मनाया जाए, वैंग डोंग ने सुझाव दिया। जरूर, हर कोई सहमत हुआ और एक साथ निकल गए। राउंड ऑफ 16 के बाद राउंड ऑफ 8 आया। सुयू और बाकियों ने बारी बारी से मुकाबला किया और सफलतापूर्वक टॉप 8 में जगह बना ली। सुयू का सामना एक 4th लेवल सोल इंजीनियर से हुआ, जो कि एक 5th ईयर स्टूडेंट भी था। 1 मिनट तक खेलने के बाद सुयू ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही स्पीयर स्ट्राइक के साथ अरेना से बाहर कर दिया। हालांकि वैंग डोंग को एक सच्ची चुनौती का सामना करना पड़ा। उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक 4th लेवल सोल इंजीनियर था और काफ़ी अनुभवी था। जीत हासिल करने के लिए वैंग डोंग को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी 50,000 ईयर ओल्ड गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग राइट आर्म बोन की शक्ति का भी उपयोग करना पड़ा। उस लड़ाई के बाद वैंग डोंग पूरी तरह से थक गई थी। उसे ठीक होने में आधा दिन लग गया। वे जितना आगे बढ़ रहे थे, प्रतिद्वंद्वी उतने ही मजबूत होते जा रहे थे। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी के केवल सच्चे प्रतिभाशाली छात्र ही बचे थे। वैंग डोंग की उम्र और स्तर पर आगे बढ़ना तेजी से मुश्किल होता जा रहा था। सिस्टम लॉग इन। यह एक और सुबह थी। सुयू ने हमेशा की तरह लॉग इन करने के लिए सिस्टम से संवाद किया। हर सुबह लॉग इन करना सुयू के लिए एक अटूट आदत बन गई थी। साल दर साल, दिन ब दिन, उसने इसे बिना किसी चूक के जारी रखा था, जब तक कि विशेष परिस्थितियां न पैदा हों। एक तरह से यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। डिंग, लॉगिन सफल। कैमोफ्लाज स्किल प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। स्किल कैमोफ्लाज मेज़बान को वेश बदलने या रूपांतरित होने की अनुमति देता है, जिसमें मेज़बान के मार्शल सोल, लिंग, जाति आदि को बदलना शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। कैमोफ्लाज स्किल। सुयू ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या इसका मतलब है कि मैं एक महिला में भी बदल सकता हूँ? हाँ, मेज़बान एक कुत्ते में भी बदल सकता है, लेकिन ये केवल एक शारीरिक भेस है, आपका सार एसेंस नहीं बदलेगा। सुयू। सिस्टम, क्या तुम्हें पता भी है कि विनम्र कैसे होना चाहिए? सिस्टम ने मृत होने का नाटक किया और कोई जवाब नहीं दिया। सुयू ने एक गहरी सांस ली और उस परेशानी वाले सिस्टम के साथ बहस न करने का फैसला किया। कैमोफ्लाज स्किल उपयोगी होगी, खासकर अब।
उसके सोल रिंग के रंग, विशेष रूप से उसकी तीसरी रिंग का सफ़ेद रंग, बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। स्काईड्रीम आइसवर्म सोल रिंग्स के रंग की नकल नहीं कर सकता था। स्काईड्रीम की सोल रिंग सफ़ेद सोने वाइट गोल्ड रंग की थी। सोने को दबाकर वह स्वाभाविक रूप से सफ़ेद हो जाती थी। डोलो डालू 2 द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 98 द सेमीफाइनल्स। अपने गोल्डन सोल रिंग को दिखाने के परिणामों की तुलना में एक वाइट सोल रिंग के साथ घूमना कहीं अधिक स्वाभाविक था। हालांकि ये देखने में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन 1 मिलियन ईयर सोल रिंग को उजागर करने की तुलना में ये बहुत कम खतरनाक था। एक ऐसे युग में जहां गॉडहुड पहले ही प्राप्त किया जा चुका था और गॉड लेवल सोल रिंग्स का रिकॉर्ड मौजूद था, वहां एक गोल्डन सोल रिंग तुरंत पहचान में आ जाता एक ऐसा रिस्क जिसे वह उठा नहीं सकता था। अब डिस्गाइज स्किल बिल्कुल सही समय पर आई थी। अपने तीसरे सोल रिंग को ब्लैक के रूप में छिपाने का मतलब था कि उसके द्वारा प्रदर्शित चारों रिंग्स अब ब्लैक थीं। हालांकि यह अभी भी प्रभावशाली था, लेकिन इस स्तर का प्रभाव सुयू आसानी से संभाल सकता था। है बोडोंग भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। जहां तक अपने सभी सोल रिंग्स को छिपाने की बात थी, सुयू ने इसे अनावश्यक समझा। उसे कभी भी कमज़ोर होने का दिखावा करना पसंद नहीं था। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा करने से शालीनता आ सकती थी, यहाँ तक कि वास्तविक कमज़ोरी भी। कभी कभी अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाना ही ट्रबल को रोकने के लिए काफ़ी होता है। जब से सुयू सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में शामिल हुआ था, उसे लगभग किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी असाधारण टैलेंट और रिकॉर्ड तोड़ने वाले कारनामों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसे उकसाने की हिम्मत न करे। यही ताकत प्रदर्शन का महत्व है। यदि आप दूसरों को अपनी एबिलिटीज़ नहीं देखने देंगे तो वे उन्हें पहचानेंगे कैसे। कैमोफ्लेज स्किल हाथ में होने से सुयू का उत्साह चरम पर था। बगल में देखते हुए उसने देखा कि वैंग डोंगर ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। आज क्वार्टर फाइनल्स थे, वह दिन जब टॉप 4 का फैसला होना था। वैंग डोंग शांत दिख रही थी, लेकिन सुयू बता सकता था कि वह घबराई हुई है। उसका पिछला मैच एक कठिन जीत थी। चलो चलें, सुयू ने आवाज़ दी। वैंग डोंग ने सिर हिलाया और दोनों सोल इंजीनियरिंग ट्रायल फील्ड की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो स्टैंड दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे। सुयू और वैंग डोंग ने अपनी निर्धारित सीटें लीं और मैच शुरू होने का इंतजार करने लगे। सुबह 8:30 बजे क्वार्टर फाइनल्स शुरू हुए। पहला मैच सियो होंगचन और एक 5वें वर्ष के छात्र एक लेवल 4 सोल इंजीनियर के बीच था। वैंग डोंग को छोड़कर टॉप 8 में हर कोई कम से कम लेवल 4 सोल इंजीनियर था। दूसरे शब्दों में, अन्य 7 सभी सोल एल्डर्स या उससे अधिक शक्तिशाली थे। सबसे कम सोल पावर वाली वैंग डोंग इस मुकाबले में कमज़ोर पक्ष थी। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी की सोल पावर की वृद्धि को तेज करने के लिए पोशंस का उपयोग करने की प्रतिष्ठा थी। 15 वर्ष की आयु तक सोल एल्डर का दर्जा प्राप्त करना असामान्य नहीं था और हर साल कुछ छात्र इसे हासिल कर लेते थे। सियो होंगचन की लड़ाई तेजी से समाप्त हुई। जबरदस्त फायर पावर के साथ उसने लेवल 4 सोल इंजीनियर को कुचल दिया और टॉप 4 में जगह बना ली। अगली बारी मेंग होंगचन की थी, जिसका सामना एक और लेवल 4 सोल इंजीनियर से हुआ। एक कठिन लड़ाई के बाद उसने जीत का दावा किया और टॉप 4 में शामिल हो गई। फिर सुयू की बारी आई। उसका प्रतिद्वंद्वी, एक 5वें वर्ष का छात्र, 1 मिनट तक सुयू के साथ उलझने के बाद निर्णायक रूप से बाहर हो गया। सुयू आसानी से आगे बढ़ गया। जैसे ही 3 सीडेड प्लेयर्स ने अपनी जगह सुरक्षित की, शिक्षकों और छात्रों ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। सुयू, सियो होंगचन और मेंग होंगचन की ताकत ने उनके स्थान को उचित ठहराया। अंत में वैंग डोंग की बारी थी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। वैंग डोंग का सामना लेवल 47 की सोल पावर वाले एक कुशल लेवल 4 सोल इंजीनियर से हुआ, जो सुयू से भी अधिक थी। लेवल 34 पर वैंग डोंग केवल सोल बोन्स की सहायता से ही औसत लेवल 4 सोल इंजीनियर्स का मुकाबला कर सकती थी। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के सामने वह स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। हार की कगार पर पहुंचकर वैंग डोंग ने अपने दूसरे मार्शल सोल क्लियर स्काई हैमर का सहारा लिया। इसकी विस्फोटक शक्ति ने अस्थायी रूप से मुकाबला बराबर कर दिया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी के पास लेवल 5 सोल टूल था। अपने प्रयासों के बावजूद वैंग डोंग अंततः हार गई और टॉप 8 पर ही रुक गई। मैच के बाद सोल पावर पूरी तरह खत्म होने के कारण वैंग डोंग सुयू की बाहों में सो गई। वैंग डान की किस्मत खराब थी कि उसका सामना यांग जू से हुआ, मेंग होंगचन ने धीरे से कहा। वह लड़का 5वें वर्ष के छात्रों में सबसे अच्छा है। बेशक ये तुम्हारे लेवल अप होने से पहले की बात है, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। मेंग होंगचन अकादमी की सभी शीर्ष प्रतिभाओं के बारे में जानती थी, विशेष रूप से उनके बारे में जिनमें इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में प्रवेश करने की क्षमता थी। 5वें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ है ना? काफी बड़ा खिताब है, सुयू ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका शांत चेहरा रहस्यमयी था। वैंग डोंग, जो सुयू की बाहों में थी, असामान्य रूप से शांत थी और गहरी नींद में सो रही थी।
धिक्कार है, वैंग डान के पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं, सीओ हॉन्चन बड़बड़ाया। उसका टैलेंट अविश्वसनीय है। ये पहले केवल एक अंदाजा था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई थी। ट्विन मार्शल सोल्स असाधारण प्रतिभा की निशानी थे। भले ही उसका 3-लेग्ड गोल्डन टोड मार्शल सोल कमजोर नहीं था, लेकिन ट्विन मार्शल सोल्स की तुलना में यह फीका पड़ गया। सीओ हॉन्चन को निराशा महसूस हुई। ये काफी बुरा था कि उसका मार्शल सोल सुयू का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब वैंग डांग भी उससे आगे निकल रहा था। बेहद प्रतिस्पर्धी होने के नाते उसके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। वैंग डांग के पास ट्विन मार्शल सोल्स होना वास्तव में आश्चर्यजनक है, मैंग हॉन्चन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब जब उसकी प्रतिभा उजागर हो गई है, तो अकादमी शायद उसे तराशने पर अधिक ध्यान देगी। वह संभवतः सुयू की तरह ही एक इलस्ट्रियस वर्चू हॉल कैंडिडेट के रूप में जगह बना लेगा। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी प्रतिभा को सबसे ऊपर मानती थी। वैंग डोंग रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी, जहां मार्शल सोल की ताकत उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की सोल टूल क्राफ्टिंग की क्षमता। उसके ट्विन मार्शल सोल्स का खुलासा होने के साथ वैंग डोंग के साथ निस्संदेह सुयू की तरह एक शीर्ष उम्मीदवार के रूप में व्यवहार किया जाएगा। शायद यह अच्छी खबर है, सुयू ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन अभी के लिए मुझे उसे आराम करने के लिए वापस ले जाना होगा। हम कल बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैंग हॉन्चन ने अचानक प्रस्ताव दिया। सुयू ने उसकी ओर देखा, उसके सुंदर चेहरे और उसकी बर्फीली नीली आंखों की गर्माहट को नोट किया। उसका दिल थोड़ा धड़का और उसने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मैंग हॉन्चन का दिल खुशी से झूम उठा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। तो फिर चलते हैं। शानदार कदमों के साथ मैंग हॉन्चन सुयू के बगल में आ गई। सुयू ने वैंग डोंग को उठाया हुआ था जबकि मैंग हॉन्चन उसके साथ चल रही थी। दोनों बातें करते और हंसते हुए वहां से चले गए। इस बीच सीओ हॉन्चन एक तरफ खड़ा था, जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। सीओ हॉन्चन, तो मैं यहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा हूँ, है ना? गुस्से में आग बबूला होकर सीओ हॉन्चन वहां से चला गया। लानत है, मैंग, तुम मेरी बहन हो, वह कड़वाहट से बड़बड़ाया और बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकने लगा। वैंग डोंग देर रात तक सोई और फिर आखिरकार उसकी आंख खुली। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे बहुत तेज भूख महसूस हुई। मेज पर खाना है, पहले खा लो, फिर हम बात करेंगे, सुयू ने शांति से कहा, अपनी मेडिटेशन से आंखें खोलते हुए। वैंग डोंग ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर बगल की सीट पर रखे मील बॉक्स को देखा। बिस्तर से उठते हुए उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछली लड़ाई ने उसकी पूरी ऊर्जा सोख ली थी। बैठते हुए उसने मील बॉक्स खोला और व्यंजनों की खुशबू उसे महसूस हुई। सुयू ने स्पष्ट रूप से कुछ विशेष मंगवाया था, यह कोई औसत भोजन नहीं था। वहाँ नर्म, पका हुआ बीफ टेंडन्स, डीप सी कॉर्ड और तली हुई हरी सब्जियां थीं। हालांकि प्रस्तुति सरल थी, लेकिन सभी सामग्रियां सोल बीस्ट से प्राप्त की गई थीं। अकादमी का खाना ठंडा हो गया था, इसलिए मैं कैफेटेरिया से कुछ ताज़ा ले आया। यह अभी भी गर्म होना चाहिए। ठंडा होने से पहले खा लो, सुयू ने पास से ही कहा। वैंग डोंग भावुक हो गई, लेकिन उसने शुक्रिया नहीं कहा। भूखी होने के कारण उसने जल्दी से सब कुछ खा लिया। बाद में सुयू ने उसे पानी का एक कप थमाया। काफ़ी देर हो चुकी है, टी अभी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बस इसे पी लो। वैंग डोंग ने कप लिया और कुछ अजीब महसूस करते हुए पूछा, क्या तुमने इसमें आइस मैरो डाला है? हाँ, सुयू ने सिर हिलाया। आइस मैरो पीने से तुम्हें जल्दी रिकवर करने में मदद मिलेगी। तुम अभी भी बहुत उदार हो। लेकिन क्या मैंने अभी जू का हिस्सा नहीं ले लिया? क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? वैंग डोंग ने मजाक किया। वह संभाल लेगी, बस उसे खुद पर 1-2 बार पैर रखने देना, सुयू ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो वह जितना चाहे मुझ पर पैर रख सकती है, वैंग डोंग हंसी। जू इतनी प्यारी थी, उसे कौन पसंद नहीं करेगा? वह भी कोई अपवाद नहीं थी। हंसने के बाद वैंग डोंग ने सुयू की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना चमकी। सुयू, उसने अचानक पुकारा। क्या बात है? सुयू ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, वैंग डोंग हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिलाया और मुड़ गई। लेकिन मुड़ने के बाद उसने चुपचाप बुदबुदाया, सुयू, तुम्हारा साथ होना वाकई बहुत अच्छा है। समय बीतता गया और जल्द ही अगला दिन आ गया, सिलेक्शन टूर्नामेंट का अंतिम दिन। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों आज ही होने थे, सुबह सेमीफाइनल्स और दोपहर में फाइनल्स। विजेता रिजर्व टीम का कप्तान और सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी की प्रतिनिधि टीम का भविष्य का कप्तान बनेगा। भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि वे लोग भी आए थे जो पहले कभी नहीं आए थे। अपने प्रयोगों में डूबे हुए शोध कट्टरपंथियों के अलावा अकादमी के लगभग हर शिक्षक और छात्र वहां एकत्र हुए थे। आज की प्रतियोगिता 15 वर्ष से कम उम्र के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्धारण करेगी। मैच बिना किसी देरी के शुरू हुए। 2 सेमीफाइनल मैच थे और प्रतिस्पर्धियों ने पर्चियां निकालीं।
सियो होंगचन का मुकाबला यांग जू से तय हुआ, जबकि सूयू का सामना मेंग होंगचन से होना था। ऐसा लग रहा था कि सियो होंगचन से भिड़ने से पहले सूयू को मेंग होंगचन के साथ मुकाबला करना होगा। पहला मैच सियो होंगचन और यांग जू के बीच था। यांग जू, जिसने पिछले दिन वैंग डोंगर के साथ अपनी लड़ाई में काफ़ी ऊर्जा खर्च की थी, रात भर में ठीक हो गया था और अपनी पीक कंडीशन में लौट आया था। 5वें वर्ष के शीर्ष छात्र के रूप में यांग जू ने प्रभावशाली शक्ति और एक लेवल 5 सोल टूल का प्रदर्शन किया। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने वैंग डोंगर को हरा दिया था। हालांकि सियो होंगचन एक ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी था जो सोल एम्परर्स को भी चुनौती देने में सक्षम था। प्रतिभा के भी स्तर होते हैं। यांग जू 5वें वर्ष में सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, लेकिन सियो होंगचन की क्षमताएं उसे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के शीर्ष पर रखती थीं। लड़ाई भयंकर लेकिन छोटी थी। हालांकि यांग जू ने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। सियो होंगचन की जबरदस्त शक्ति ने यांग जू के बचाव को तोड़ दिया और 2 त्वरित राउंड के बाद यांग जू बाहर हो गया। सियो होंगचन फाइनल्स में पहुंच गया। पहले मैच के बाद सूयू और मेंग होंगचन के आमने सामने होने का समय था। अगला सेमीफाइनल मैच इलस्ट्रियस वर्चू हॉल की मेंग होंगचन और 5th ईयर क्लास 4 के सूयू के बीच है। प्रतियोगी कृपया अखाड़े में प्रवेश करें, उद्घोषक ने पुकारा। मेंग होंगचन और सूयू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। जाओ सूयू, वैंग डोंगर ने किनारे से उत्साह बढ़ाया। हालांकि मेंग होंगचन एक दोस्त थी, लेकिन वैंग डोंगर की वफादारी सूयू के साथ थी। ये दिलचस्प होता जा रहा है। मेंग कोई आसान शिकार नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूयू उसे संभाल पाएगा, सियो होंगचन ने टिप्पणी की। उसे पता था कि अगर मेंग सूयू को नहीं रोक पाए तो ये जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। मेंग और सूयू के बीच मैच है ना, इसमें मज़ा आना चाहिए, जिंग होंगचन ने विचार किया। एक उसकी प्यारी पोती थी और दूसरा उसके द्वारा चुना गया भविष्य का पोता दामाद उम्मीदवार। यह मैच निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला था। यह मेंग बनाम सूयू है। मुझे आश्चर्य है कि सूयू उसके सामने कितनी देर टिक पाएगा, जिंग होंगचन के पास खड़े एक बुजुर्ग ने टिप्पणी की। हालांकि सूयू अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अभी भी मेंग होंगचन से लगभग 3 साल छोटा था और उन्हें नहीं लगा कि वह जीतेगा। आखिर मेंग होंगचन खुद भी एक असाधारण प्रतिभा थी। ये कहना मुश्किल है। इस बच्चे के पास अल्टीमेट आइस गुण है। मुझे संदेह है कि मेंग की क्षमताएं उसके खिलाफ अच्छी तरह काम करेंगी, जिंग होंगचन ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह मैच उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा करीबी हो सकता है। स्टैंड में मौजूद कई शिक्षकों और छात्रों की नज़रों के सामने सूयू और मेंग होंगचन ने अखाड़े में कदम रखा। दोनों एक दूसरे से करीब 10 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। बहन मेंग, देखते हैं आपके पास क्या है, सूयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम भी पीछे मत हटना, मेंग होंगचन ने जवाब दिया। उसके लाल होंठ मुस्कान में मुड़ गए। जैसे ही उन्होंने बात की, उद्घोषक की आवाज़ फिर से गूंजी। दूसरा सेमीफाइनल मैच मेंग होंगचन बनाम सूयू अब शुरू होता है। जैसे ही शब्द उद्घोषक के मुंह से निकले, मेंग होंगचन ने तुरंत अपना सोल टूल सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के 13 बिंदु बर्फीली नीली रोशनी से चमकने लगे। उसका माथा, कंधे, छाती, कोहनियां, पेट, कूल्हे, घुटने और हाथ। बर्फीली नीली रोशनी के वे 13 बिंदु जल्दी से उत्तम नीले आर्मर के एक सेट में बदल गए, जिसने मेंग होंगचन को सिर से पैर तक ढक लिया। हालांकि यह एक फुल बॉडी आर्मर था, लेकिन यह बिल्कुल भी भारी या बोझिल नहीं लग रहा था। इसका हर हिस्सा जटिल रूप से डिज़ाइन किया गया था और कवच पर बने नीले सुनहरे पैटर्न ने पहले से ही सुंदर मेंग होंगचन को और भी वीर और आकर्षक बना दिया। उसके हाथों से बर्फीली नीली तलवारों की एक जोड़ी निकली, जिनमें से प्रत्येक लगभग 3 फीट लंबी और पतली थी। उसके पीछे पंखों के 3 जोड़े, प्रत्येक लगभग 1 फुट लंबे, खुल गए। जैसे ही उसने अपना सोल टूल आर्मर पहना, मेंग होंगचन के शरीर से बर्फीली ऊर्जा की एक लहर निकलने लगी। डोलो डालू 2, द ट्रू गॉड किंग, चैप्टर 99, इम्यूनिटी टू ऑल ईवल। बिना किसी संदेह के, ये ग्रेड 6 सोल टूल का एक फुल बॉडी आर्मर सेट है, जो हथियारों और एक फ्लाइट सोल टूल के साथ पूरा होता है। आश्चर्यजनक रूप से, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक ग्रेड 5 सोल इंजीनियर भी इसे संचालित कर सके। इसकी शिल्पकारी उत्कृष्ट है और इसे मेंग होंगचन की ज़रूरतों के अनुसार पूरी तरह से तैयार किया गया है। एक नज़र देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी मास्टर का काम है। यह संभवतः एक कस्टम पीस हो सकता है, जिसे इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के किसी शिक्षक या बुजुर्ग ने विशेष रूप से मेंग होंगचन के लिए बनाया हो। ऐसा व्यापक और विशिष्ट ग्रेड 6 सोल टूल फुल बॉडी आर्मर किसी साधारण ग्रेड 6 सोल इंजीनियर की क्षमताओं से परे है। सूयू को यकीन था कि इसका निर्माता कम से कम एक ग्रेड 8 सोल इंजीनियर था। केवल उस स्तर का कोई व्यक्ति ही इतनी आसानी से ऐसे बारीक तैयार किए गए कवच को डिज़ाइन कर सकता है। मेंग होंगचन के ग्रेड 6 सोल टूल आर्मर की तुलना में वह क्लोज कॉम्बैट आर्मर जो मीजिया ने कभी पहना था, तुच्छ था। बहन मेंग, क्या आपको इतना गंभीर होने की ज़रूरत है? सूयू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा।
मैंगहोंचन ने तुरंत अपना ग्रेड 6 सोल टूल आर्मर पहन लिया था, जिससे पता चलता था कि वह इस मैच को कितना महत्व दे रही है। आखिरकार, तुम सू यू हो, तुम्हें कम आंकने की हिम्मत कौन करेगा? मैंगहोंचन ने धीरे से जवाब दिया, उसकी आवाज़ मधुर थी। उसने सू यू की ताकत को प्रत्यक्ष देखा था, कैसे उसने एक के बाद एक 2 सोल किंग्स को वश में किया था। वह उसे गंभीरता से कैसे नहीं लेती। हालांकि उसे मैच के परिणाम की ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह बहुत बुरी तरह हारना भी नहीं चाहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नहीं चाहती थी कि सू यू उसे नीची नज़र से देखे। आह, बहन मेंग तो अमीर हैं, शुरुआत से ही ऐसा आलीशान कवच निकाल लिया। ये वास्तव में ईर्ष्या करने योग्य है, सू यू ने अफसोस का नाटक करते हुए टिप्पणी की। इस तरह की बुनियाद केवल अलस्ट्रियस वर्चू हॉल ही प्रदान कर सकता था। सोल टूल्स के मामले में अलस्ट्रियस वर्चू हॉल वास्तव में बहुत आगे था। क्या तुम्हें एक चाहिए? मैं अलस्ट्रियस वर्चू हॉल के बड़ों से तुम्हारे लिए एक सेट बनाने के लिए कह सकती हूँ, मैंगहोंचन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेशकश की, जिसके शब्दों ने दर्शकों के बीच बैठे जिंगहोंचन के चेहरे पर एक काला भाव ला दिया। उनकी यह पोती वाकई बहुत खर्चीली थी। हाँ, ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सू यू हंसा और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह दूसरों पर निर्भर रहने वालों में से नहीं था। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे के साथ उसकी पकड़ में एक लंबी तलवार दिखाई दी, जिससे कड़कड़ाती ठंड निकल रही थी। तुरंत 10 मीटर के भीतर जमीन पर पाले की एक परत जम गई। यह कोई और नहीं बल्कि अत्यधिक ठंड की तलवार थी, आयनहॉर्स ग्लेशियर। शाओगे दुनिया की बेजोड़ तलवारों में तीसरे स्थान पर काबिज। इसमें से बर्फीली तलवार की ऊर्जा निकल रही थी, जो बंजर मैदानों में दौड़ते हुए लोहे के घोड़ों की तरह निरंतर थी। शुद्ध शक्ति के मामले में यह मैंगहोंचन के ग्रेड 6 सोल टूल से कहीं बेहतर थी। अच्छी तलवार है, लेकिन ये कोई सोल टूल नहीं है ना? मैंगहोंचन ने पूछा, उसकी नज़र सू यू के हाथ में मौजूद हथियार पर टिकी थी। नहीं, ये सिर्फ एक पारिवारिक विरासत है, सू यू ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर भी मैंगहोंचन ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आयनहॉर्स ग्लेशियर से निकलने वाली भयानक ठंड इसकी असाधारण शक्ति को उजागर करने के लिए काफ़ी थी। सू यू, सावधान रहना, मैंगहोंचन ने हमला शुरू करते समय चेतावनी दी। उसके हाथों में मौजूद 2 पतली तलवारें क्षैतिज रूप से बाहर निकलीं, जिससे हवा में बर्फ नीली रोशनी की लहरें, लाइट ब्लेड्स, तैरने लगीं। ब्लेडों ने आपस में मिलकर एक चमकता हुआ एक्स बनाया, जिसका निशाना सू यू था। आश्चर्यजनक रूप से वे गायब नहीं हुए, बिल्कुल एक सोल स्किल की तरह लग रहे थे। सू यू चकमा देकर नहीं हटा। इसके बजाय उसने आयनहॉर्स ग्लेशियर को नीचे की ओर घुमाया, और बर्फीली तलवार की ऊर्जा की एक लहर ने उन रोशनी के ब्लेडों को चीरकर अलग कर दिया। मैंगहोंचन के थ्रस्टर्स गरज उठे और उसने तेजी से दूरी कम कर दी। उसकी जुड़वां तलवारें छाया के एक भंवर में बदल गईं, जिसने सू यू को प्रहारों के तूफान में घेर लिया। लगभग 1 फुट लंबे चमकते हुए ब्लेड पहने और केंद्रित रहे, हवा में सीटी बजाते हुए। सू यू के चेहरे पर शांति बनी रही। उसने सहजता से आयनहॉर्स ग्लेशियर को आगे बढ़ाया। उसकी चालें एक मृग के सींगों की तरह स्वाभाविक थीं, मायावी, फिर भी सटीक। स्वर्ग से गिरते झरने की तरह सुंदर, उसकी तलवारबाजी ने आसानी से मैंगहोंचन के हमलों को बेअसर कर दिया। अपने ग्रेड 6 सोल टूल आर्मर से मिली शक्ति के साथ मैंगहोंचन के हमले इतने शक्तिशाली थे कि वे एक सोल एम्परर का मुकाबला कर सकते थे। फिर भी वह बढ़त हासिल नहीं कर पा रही थी। हालांकि सू यू मुख्य रूप से बचाव कर रहा था, लेकिन उसके बीच बीच में किए गए जवाबी हमलों ने उसे बराबरी करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आयनहॉर्स ग्लेशियर जबरदस्त शक्तिशाली थी। उसके ग्रेड 6 सोल टूल की तलवारों के साथ बार बार टकराने के बावजूद वह बेदाग रही। मैंगहोंचन को स्पष्ट आभास हुआ कि सू यू अपनी शक्ति को रोक कर रख रहा है। अगर वह तलवार की पूरी क्षमता का उपयोग करता तो उसके सोल टूल शायद टिक नहीं पाते। दोनों कई मिनटों तक भयंकर करीबी मुकाबले क्लोज कॉम्बैट में उलझे रहे, जिससे कम अनुभवी दर्शक ये देखकर दंग रह गए कि वे कितने बराबरी के लग रहे थे। हालांकि जिन्हें वास्तविक ज्ञान था, उन्होंने जल्दी ही पहचान लिया कि सू यू तलवारबाजी में कई गुना आगे था। लड़ाई इसलिए जारी थी क्योंकि सू यू प्रभावी रूप से मैंगहोंचन को एक सबक दे रहा था, इसे एक स्पारिंग सेशन की तरह मान रहा था। एक सोल इंजीनियर का करीबी मुकाबला वास्तव में एक सोल मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। इस मामले में मैंग भी सू यू से बहुत पीछे है, जिंगहोंचन ने किनारे से देखा। ऐसा लगता है कि मुझे इस कमी को दूर करने के लिए सू यू से मैंग को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए कहना होगा। लेकिन मैंग, तुम्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। भले ही सू यू ने तुम्हें मौका दिया हो, लेकिन करीबी मुकाबला तुम्हारी विशेषता नहीं है। जिंगहोंचन असहाय थे। मैंगहोंचन अपने फायदे को छोड़कर विशुद्ध रूप से करीबी मुकाबले में उलझ रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या सोच रही थी। युद्ध के मैदान पर लड़ाई जारी रही। सू यू ने लापरवाही से अपनी तलवार मैंगहोंचन के बचाव में एक कमी की ओर बढ़ाई। ये प्रहार उसकी तलवार की तकनीक यी जियानशु आर्ट ऑफ चेस स्वॉर्ड का हिस्सा था, एक गहन शैली जो शतरंज के सिद्धांतों को तलवार की कला के साथ जोड़ती है।
और दुनिया को एक विशाल शतरंज की बिसात के रूप में देखती है। हालांकि सू यू इसमें पूरी तरह माहिर नहीं था, फिर भी उसने काफ़ी निपुणता हासिल कर ली थी। शुरुआत से ही उसने लड़ाई की गति को नियंत्रित किया था। ये जियानशू की उत्पत्ति असामान्य थी। सू यू ने इसे एक भाग्यशाली चेक इन इवेंट के दौरान प्राप्त किया था। इसे शक्तिशाली पाकर उसने सहजता से इस तकनीक में प्रशिक्षण लिया था। एक सटीक प्रहार के साथ सू यू की तलवार ने मेंग होंगचिन की तलवार को ठोक दिया, जिससे उसे कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस बल के कारण उसके हाथ थोड़े सुन्न हो गए। बहन मेंग, अपने मार्शल सोल का उपयोग करें, अन्यथा आप जीत नहीं पाएंगी, सू यू ने मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेंग होंगचिन हिचकिचाई। उसका मार्शल सोल खतरनाक था। सब ठीक है, आगे बढ़ो और इसका उपयोग करो, मुझे कोई खतरा नहीं होगा, सू यू ने धीरे से जवाब दिया। उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा था। मेंग होंगचिन ने अपने होंठ को हल्का सा काटा, सू यू के अडिग व्यवहार को देखा। एक पल की झिझक के बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने मार्शल सोल को मुक्त कर दिया। उसके पीछे एक सफ़ेद जेड जैसे मेढक की चमकती हुई छवि दिखाई दी, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। जैसे ही उसका मार्शल सोल उस पर हावी हुआ, मेंग होंगचिन के वाइन लाल बाल सफ़ेद हो गए और उसकी बर्फ नीली आंखें खून की तरह लाल रंग में बदल गईं। उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली, बेदाग और चमकदार हो गई। उसके नीचे 5 सोल रिंग्स पीले, पीले, बैंगनी, बैंगनी और काले उदित हुए। इस अवस्था में मेंग होंगचिन का आभास कहीं अधिक खतरनाक हो गया। सफ़ेद बालों और लाल आंखों के विपरीत प्रभाव ने उसे एक अजीब, आकर्षक आकर्षण भी दिया। सू यू ने रुचि के साथ देखा और उसे राहत मिली कि उसके परिवर्तन में मेढक के मार्शल सोल के कब्जे वाले विशिष्ट जानवर जैसे लक्षण नहीं थे। अन्यथा उसने सोचा, ये देखने में इतना सुखद नहीं होता। सू यू, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, मैं अब शुरू कर रही हूँ, मेंग होंगचिन ने चेतावनी दी। उसका पहला सोल रिंग चमक उठा और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जिससे सफ़ेद धुंध की एक धारा सू यू की ओर बढ़ने लगी। धुंध धीरे धीरे चल रही थी, जिसमें एक हल्का हरा रंग था जो जहर का संकेत दे रहा था। यह उसकी पहली सोल स्किल थी, आइस टोड पॉइजन। जैसे ही धुंध करीब आई, सू यू ने चकमा देने का कोई प्रयास नहीं किया और उसे खुद को घेरने दिया। मेंग होंगचिन घबरा गई। सू यू, वह चिल्लाए, यहाँ तक कि जिंग होंगचिन सहित दर्शक भी चौंक गए। मेंग होंगचिन के जहर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, ये किसी भी सुराग से भीतर घुस सकता था और जानलेवा था। क्या सू यू मौत को बुलावा दे रहा था? तो ये स्कारलेट आइड आइस टोड का ठंडा जहर है, प्रभावशाली है, लेकिन अंततः मेरे खिलाफ बेकार है, सू यू ने शांति से टिप्पणी की और बिना किसी नुकसान के धुंध से बाहर निकल आया। उसका व्यवहार स्थिर था। मेंग होंगचिन उसे अविश्वास के साथ देखती रही। सू यू, क्या तुम सच में ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। मुझे क्या हो सकता है? आगे बढ़ो, जारी रखो, सू यू ने जवाब दिया, उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए। अभी भी अनिश्चित, मेंग होंगचिन ने अपनी दूसरी सोल स्किल को सक्रिय किया। उसके पैरों के नीचे से रोशनी का एक बर्फ नीला छल्ला फैला, जो पूरे मंच को ढकने के लिए बड़ा हो गया। यह उसकी दूसरी सोल स्किल थी, आइस पॉइजन रिंग। इसके दायरे में स्कारलेट आइड आइस टोड का विष और भी कई गुना शक्तिशाली हो जाता था। अपनी पहली स्किल के साथ मिलकर इसने एक ऐसा घातक वातावरण बना दिया जो कुछ ही मिनटों में एक सोल एम्परर को भी पस्त कर सकता था। मेंग होंगचिन ने सू यू को करीब से देखा। अगर वह संकट के कोई लक्षण दिखाता तो वह बीच बचाव करने के लिए तैयार थी। फिर भी सू यू निश्चिंत रहा, उसकी शांत मुस्कान नहीं बदली। दोनों एक अजीब गतिरोध में प्रवेश कर गए, जिससे दर्शक चकित रह गए। क्या लड़ाई पहले ही खत्म हो गई थी? सू यू प्रहार करने के अवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रहा है? क्या उसे मेंग के जहर का डर नहीं है? ये कैसे संभव है? सियो होंगचिन, जो मेंग का भाई है, भ्रम में बड़बड़ाया। वह उसके ठंडे जहर की अद्वितीय घातकता को जानता था। अधिकांश सोल मास्टर्स जहर के असर करने से पहले उसे हराने के लिए दौड़ते। सू यू का उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने की अनुमति देने का निर्णय अभूतपूर्व था। 10 मिनट बीत गए, फिर भी सू यू मुस्कुराता रहा, जहर से अछूता। ये कैसे संभव है? मेंग होंगचिन ने सदमे में अपना मुंह ढकते हुए गहरी सांस ली। क्या कोई वास्तव में उसके ठंडे जहर से अछूता हो सकता है? माफ करना, बहन मेंग, मैं बताना भूल गया, मेरे पास पॉइजन इम्यूनिटी है। सू यू ने एक हाथ में आयरन हॉर्स ग्लेशियर पकड़े हुए और दूसरे हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए लापरवाही से कहा। यह असंभव है, मेंग होंगचिन ने विरोध किया। सू यू ने आह भरी। अपनी सुप्रीम डिवाइन आर्ट के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उसने एक असाधारण क्षमता हासिल कर ली थी, सभी बुराइयों से प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी टू ऑल ईवल। यह उसे जहर, श्राप और अन्य भयावह शक्तियों से सुरक्षित बनाती थी। अपने अल्टीमेट आइस मार्शल सोल के साथ मिलकर सू यू स्वाभाविक रूप से अधिकांश विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी था, जिसमें स्कारलेट आइड आइस टोड का ठंडा जहर भी शामिल था। एक पॉइजन इम्यूनिटी क्षमता, ऐसी चीज भी होती है? जिंग होंगचिन अविश्वास में बड़बड़ाए।
सुयू की इस प्रतिरक्षा ने मेंग होंचन की सबसे बड़ी ताकत को बेकार कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में आ गई। बहन मेंग, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप हार मानने वाली हैं? सुयू ने धीरे से पूछा, उसके स्तब्ध चेहरे को देखते हुए। उसका इरादा उसे हतोत्साहित करने का नहीं था, वह बस उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। मेंग होंचन उन कुछ लोगों में से एक थी जिसका वह सम्मान करता था। मैं हार नहीं मानूंगी। सुयू, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेंग होंचन ने फुफकारते हुए अपनी तलवार उठाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैच के बाद मैं तुम्हें रात के खाने पर ले चलूँ तो कैसा रहेगा? सुयू ने मुस्कुराते हुए पेशकश की। हम्फ, इसे झेलो। मेंग होंचन अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ी। सुयू ने आसानी से उसके हमले को रोका और एक तेज प्रहार के साथ जवाब दिया जिसने उसके कमज़ोर बिंदुओं को निशाना बनाया। पीछे हटने के लिए मजबूर, मेंग होंचन ने तेजी से अपनी मुद्रा बदली और उसके हमले को चकमा दिया। उसके होंठों का कोना एक हल्की मुस्कान में मुड़ा। हताश समय में हताश उपायों की ज़रूरत होती है। मेंग होंचन ने अपनी तीसरी सोल स्किल को सक्रिय किया। उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक चिकनी, परावर्तक चादर दिखाई दी जिसमें उसकी छवि दिखाई दे रही थी। जब सुयू ने दोबारा प्रहार किया तो वह नज़रों से गायब हो गई और उसके पीछे फिर से प्रकट हुई। उसकी तीसरी सोल स्किल, आइस रिफ्लेक्शन। हालांकि यह टेलीपोर्टेशन जितना त्वरित नहीं था, लेकिन इसने उसे परावर्तक बर्फ का उपयोग करके अपनी स्थिति बदलने की अनुमति दी। उसके सोल टूल आर्मर के साथ मिलकर यह एक दुर्जेय क्षमता थी। अपने पीछे ठंड महसूस करते हुए सुयू ने एक चौड़े घेरे में आयन हॉर्स ग्लेशियर घुमाई और उसकी जुड़वां तलवारों को बीच में ही रोक दिया। मेंग होंचन फिर से पीछे हट गई, अपनी स्किल के साथ स्थिति बदल ली। सुयू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दिलचस्प है, उसने अपनी अंतिम चाल के लिए ऊर्जा जुटाते हुए टिप्पणी की। 8 दिशाओं में प्रहार करो। स्ट्राइक अक्रॉस द 8 डायरेक्शंस। डोलो डालू 2, द ट्रू गॉड किंग। चैप्टर 100, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड। सुयू के शरीर से एक दबंग और भयंकर तलवार की आभा, स्वॉर्ड और विस्फोटक रूप से फूटी, जिसने आधे मंच को एक अदृश्य बल्क क्षेत्र में घेर लिया। वह दृश्य एक इंक पेंटिंग में बदल गया, जहां सब कुछ गहरे काले और सफ़ेद रंग में रंगा हुआ लग रहा था। सुयू के चारों ओर काली रोशनी टिमटिमा रही थी जब उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे एक भयानक गति उत्पन्न हुई। उसके प्रहार के घेरे का अनुसरण करते हुए एक ब्लैक ड्रैगन हवा में उड़ने लगा, जो जंगली क्रूरता के साथ दहाड़ रहा था। उसकी अजेय आभा ने दर्शकों को खामोश कर दिया। स्टैंड में बैठा एक युवक, जो पहले सुस्त दिख रहा था, अचानक सीधा होकर बैठ गया और उससे एक तीव्र, तेज धार वाली आभा निकलने लगी। आसपास के छात्र सावधानी से पीछे हट गए, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका पूरा व्यवहार ऊर्जा से भर गया था। मंच पर मेंग होंचन के चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। सुयू की तलवार ने एक साथ 8 दिशाओं को निशाना बनाया था और दहाड़ते हुए ब्लैक ड्रैगन की ऊर्जा ने उसके दिल को कंपा दिया। अपने डर को दबाने के लिए खुद को मजबूर करते हुए वह जमीन से ऊपर उठी और हवा में हिंसक रूप से घूमते हुए एक भंवर वॉर्टेक्स में बदल गई। इस बर्फीले नीले भंवर के केंद्र में हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे तीव्र गर्मी निकल रही थी, जैसे कि बर्फ के भंवर के भीतर भीषण आग जल रही हो। यह मेंग होंचन का सबसे शक्तिशाली हमला था, फ्रॉस्ट फायर पॉइजन ड्रैगन ड्रिल। उसकी 10,000 साल की सोल स्किल और एक लेवल 6 सोल टूल का यह संयोजन एक सोल एम्परर स्तर के विशेषज्ञ की छठी सोल स्किल को टक्कर दे रहा था। ब्लैक ड्रैगन उस बर्फीले नीले भंवर से हिंसक रूप से टकराया, जिससे ताकत का एक भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ सुयू की सबसे मजबूत क्षैतिज तलवार तकनीक हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड टेक्निक थी, जो सभी दिशाओं में एक साथ प्रहार कर रही थी। दूसरी ओर मेंग होंचन के अंतिम संयोजन हमले की जबरदस्त शक्ति थी। एक गूंजते हुए धमाके के साथ दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। रोशनी और ऊर्जा के परिणामी विस्फोट ने चारों ओर को एक चकाचौंध भरे प्रदर्शन में रंग दिया, जिससे अनगिनत दर्शक अपनी सांसें रोककर देखते रहे। युद्ध अपनी अभूतपूर्व तीव्रता पर पहुंच गया था। टूट जाओ! सुयू की धीमी चिल्लाहट पूरे मंच पर गूंजती हुई प्रतीत हुई। ब्लैक ड्रैगन की काली रोशनी और तीव्र हो गई। मेंग होंचन के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत एक सुनहरी बाधा बुलाई, रेजिलिएंट वॉल, जो उसके लेवल 6 सोल टूल द्वारा प्रदान किया गया एक रक्षात्मक उपाय था। यह एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। ब्लैक ड्रैगन दहाड़ते हुए फ्रॉस्टफायर वॉर्टेक्स को चीरकर रेजिलिएंट वॉल से टकराया। हालांकि इसकी अधिकांश शक्ति कम हो गई थी, फिर भी सुयू के हमले के बल ने मेंग होंचन को दर्जनों कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुयू ने अपना हमला जारी रखा, उसकी तलवार ठंडी ऊर्जा से लबालब थी। ऊपर से रोशनी का एक तीखा ब्लेड नीचे की ओर उतरा। रेनबो पियर्सेस द सन। तलवार अजेय गति के साथ नीचे की ओर बढ़ी। हालांकि यह उसके पिछले प्रहार की तुलना में कम दबंग थी, लेकिन ये बिजली की तरह तेज और भयानक रूप से पैनी थी। मेंग होंचन ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तलवार का रास्ता उस पर पूरी तरह केंद्रित था।
भारी दबाव नीचे की ओर बढ़ा और अपने सबसे मजबूत हमले के विफल होने के बाद उसकी लड़ने की भावना डगमगाने लगी। जैसे ही तलवार प्रहार करने वाली थी, मैंग हॉन्चन की उंगली पर लगी अंगूठी चमकी और वह तुरंत 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गई और बाल बाल बच गई। वह शिफ्ट रिंग एक लेवल 7 सोल टूल था जिसने उसे दिन में एक बार 100 मीटर की सीमा तक टेलीपोर्ट करने की अनुमति दी। इसकी सक्रियता ने उसकी जान बचा ली। हालांकि सू यू अविचलित रहा। कमज़ोर होने के बजाय उसकी तलवार की आभा और भी मजबूत हो गई और पूरे अखाड़े में फैल गई। दूर से भी मैंग हॉन्चन को उस दबाव में अपनी सांसें भारी महसूस होने लगीं। सू यू का पूरा अस्तित्व एक खींचे हुए धनुष जैसा लग रहा था। अपने ध्यान के चरम पर उसने अपनी अगली तकनीक का खुलासा किया, वर्टिकल स्वॉर्ड का अंतिम रहस्य। वही जाना पहचाना इंक पेंटिंग का दृश्य फिर से प्रकट हुआ और इस बार एक वाइट ड्रैगन दहाड़ते हुए बाहर निकला। सू यू की तलवार शैली, जो वे ऑफ द हेवेंस से ली गई थी, के दो पहलू थे, हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड और वर्टिकल स्वॉर्ड। क्षैतिज तलवार लाभ प्राप्त करने के लिए रणनीति पर निर्भर करती थी, जबकि ऊर्ध्वाधर तलवार नियंत्रण हासिल करने के लिए कच्ची शक्ति पर ध्यान केंद्रित करती थी। साथ में वे ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब सू यू ने वर्टिकल स्वॉर्ड के शिखर का प्रदर्शन किया, 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड। एक ऐसी तकनीक जो 100 कदम दूर से भी गला काटने में सक्षम थी। गति ने वर्टिकल स्वॉर्ड को परिभाषित किया और यह प्रहार एक बांध के टूटने के बाद आने वाली बाढ़ की तरह था, अजय और जबरदस्त। स्टैंड में बैठा वह युवक उत्साह से कांप उठा। उसके घुटनों पर टिकी लोहे की तलवार आयरन स्वॉर्ड ऐसे गुनगुनाने लगी जैसे सू यू के प्रहार के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प जल उठा। मुझे उससे लड़ना ही होगा, वह बड़बड़ाया। मुझे उससे लड़ना है, ये ठीक नहीं है। दर्शकों के बीच जिंग हॉन्चन का चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि सू यू की तलवार शक्ति के इस स्तर तक पहुंच जाएगी। क्या यह एक सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल थी? यह इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड द्वारा लक्षित मैंग हॉन्चन को बहुत दबाव महसूस हुआ। इस बार बचना असंभव था। उसने एक बार फिर अपनी रेजिलिएंट वॉल को सक्रिय किया, लेकिन उस सुनहरी बाधा के पीछे भी उसे सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। व्हाइट ड्रैगन दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और सू यू की आयरन हॉर्स ग्लेशियर उस रेजिलिएंट वॉल से टकराए। कुछ ही सेकंडों में वह बाधा चकनाचूर हो गई। जैसे ही तलवार करीब आई, मैंग हॉन्चन के मन में डर समा गया। दर्शकों के बीच जिंग हॉन्चन हस्तक्षेप करने के लिए अचानक खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही वह व्हाइट ड्रैगन मैंग हॉन्चन को निगलने वाला था, एक हाथ ने आयरन हॉर्स ग्लेशियर को थाम लिया, जिससे बढ़ती हुई तलवार की आभा रुक गई। ठंडा ब्लेड मैंग हॉन्चन की गोरी गर्दन के पास टिक गया, जिसकी बर्फीली ठंड ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। खतरा टल गया था, लेकिन वह लड़की, जो मुश्किल से 15 साल की थी, महसूस कर रही थी कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। सू यू ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने बाएं हाथ से उसे सहारा दिया। मैंग हॉन्चन, जो अब कमजोरी से उसकी बाहों में टिकी थी, ने डर और नटखट उलाहने के मिले जुले भाव के साथ उसकी ओर देखा। तुम दुष्ट हो, उसने कांपती आवाज में कहा। तुमने तो मुझे मौत के घाट उतारने का डर ही दिखा दिया था। अब तक मैंग हॉन्चन समझ गई थी कि सू यू उसे जानबूझकर डरा रहा था। इतनी शक्तिशाली हमले को नियंत्रित करने वाली सटीकता अपने आप में डरावनी थी। तुम बस बहुत डरपोक हो, बहन मैंग। मैं तुम्हें भला कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? सू यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंग हॉन्चन ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन जवाब देने के लिए बहुत थक गई थी। उसके पैर जेली की तरह महसूस हो रहे थे और वह चुपचाप उसकी बाहों में लेटी रही। स्टैंड में वैंग डोंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह ये दृश्य देखकर स्पष्ट रूप से परेशान थी। लड़ाई का परिणाम स्पष्ट था। मेजबान ने सू यू की ओर देखा और जोर से घोषणा की, मैच खत्म हो गया है। विजेता सू यू है। सू यू को आज दोपहर फाइनल्स में पहुंचने के लिए बधाई। मैंग हॉन्चन को हराकर सू यू ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। खिताबी मुकाबला उसके और सीओ हॉन्चन के बीच होगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चाहे वह मैंग हॉन्चन का फ्रॉस्ट फायर पॉइजन ड्रैगन ड्रिल हो या सू यू की विस्मयकारी तलवार तकनीकें, दर्शकों को एक शानदार अनुभव मिला था। यह अब तक के टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच था। क्या अभी भी कुछ ताकत बची है? सू यू ने अपनी बाहों में मौजूद मैंग हॉन्चन की ओर देखते हुए पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी थकावट स्पष्ट थी। भले ही उसमें थोड़ी ताकत होती, फिर भी वह उसकी बाहों में रहने के लिए शायद मना ही करती। खैर तो, मुझे माफ़ करना, सू यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और आयरन हॉर्स ग्लेशियर को म्यान में रख दिया। उसने उसे सहारा दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, ब्राइडल कैरी। मैंग हॉन्चन के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन मन ही मन उसे खुशी भी महसूस हुई। उसने चोरी छिपे सू यू की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। वाह! दर्शकों की ओर से जयकारे गूंज उठे। एक सुंदर युवक एक खूबसूरत लड़की को उठाकर ले जा रहा था। भीड़ को ये पसंद आया। हालांकि हर कोई खुश नहीं था। कई छात्र हताशा में आहें भर रहे थे।
सुयू और मेंग होंगचन दोनों के अपने अपने चाहने वाले थे और इस सार्वजनिक प्रदर्शन ने कई दिलों को तोड़ दिया था। विशेष रूप से वैंग डोंग लाल आंखों से मंच की ओर देख रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? वह बड़बड़ाए, अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए। इस बीच स्टैंड में जिंग होंगचन शांत रहे, लेकिन उनके होंठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अगर भीड़ नहीं होती तो वह शायद जोर से हंस पड़ते। वह परिणाम से वास्तव में खुश थे। कितना उबाऊ है, उस युवक ने मजाक में कहा जिसके घुटनों पर लोहे की तलवार थी। महिलाएं बेमतलब हैं, केवल तलवार ही सच्चा मार्ग है। उसके लिए रोमांस का कोई आकर्षण नहीं था, केवल सुयू के साथ एक द्वंद्व ने उसके जुनून को जगाया था। जैसे ही भीड़ के जयकारे और ताने जारी रहे, मेंग होंगचन का चेहरा और भी गहरे लाल रंग का हो गया। उसने अत्यधिक शर्म के कारण अपना चेहरा सुयू की छाती में छिपा लिया। सुयू बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अखाड़े से बाहर ले गया। सुबह के मैच समाप्त होने और दोपहर के लिए फाइनल तय होने के साथ सुयू को वहां रुकने का कोई कारण नहीं दिखा। अखाड़े से निकलते ही वैंग डोंग ने तेजी से पीछा किया, उसकी भावनाएं उफान पर थीं। सियो होंगचन भी थोड़ी देर बाद पीछे पीछे आया, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि सुयू और मिस मेंग के बीच संबंध सरल नहीं है, जैसी ने अपनी सीट से देखा। सुयू को मेंग होंगचन को खुलेआम ले जाते हुए देखकर वह धीरे से खुद से बुदबुदाई, कितना साहसी है। तभी उसे सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। जसी ने मुड़कर देखा कि केके नाटकीय रूप से रो रही थी। केके, क्या बात है? जसी ने उलझन में पूछा। सुयू और मेंग होंगचन प्यार में हैं। मेरा रोमांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। केके विलाप करने लगी, हालांकि उसके आंसू संदेहास्पद रूप से नकली लग रहे थे। जसी उसे अवाक होकर देखती रही। क्या ये प्यार है, या तुम बस उसके लुक्स को देखकर लार टपका रही हो? उसने सोचा, लेकिन कहा नहीं। फिर भी वह अपनी सहेली को दिलासा देने लगी। इस बीच सुयू मेंग होंगचन को अखाड़े से बाहर ले गया। उसने पूरे समय अपना चेहरा उसकी छाती में छिपाए रखा। सुयू, रुको! वैंग डोंग की आवाज़ गूंजी। सुयू रुका और उसने देखा कि वह दौड़ती हुई आ रही है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि उसे पकड़ना चाहती हो, जिससे सुयू ने भौहें सिकुड़ी और पीछे हट गया। वैंग डोंग, उसने सवालिया लहजे में पुकारा। वैंग डोंग रुकी, उसकी बड़ी नीली गुलाबी आंखें भावनाओं से भरी थीं। सुयू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने गुस्से और चोट के मिले जुले स्वर में पूछा। मैंने किस बारे में झूठ बोला? सुयू ने उलझन में पूछा। तुमने कहा था कि तुम 16 साल के होने से पहले किसी को डेट नहीं करोगे। तुम अब क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई, अपनी बाहों में मौजूद मेंग होंगचन की ओर इशारा करते हुए। ये सुनकर मेंग होंगचन ने सुयू की आस्तीन को हल्का सा खींचा। क्या बात है, बहन मेंग? उसने धीरे से पूछा। क्या तुमने कहा था कि तुम 16 से पहले किसी को डेट नहीं करोगे? उसने जिज्ञासा और थोड़ी चिंता के साथ पूछा। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था, सुयू ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर मुझे सही व्यक्ति मिलता है तो मैं पहले भी डेटिंग शुरू कर सकता हूँ। नहीं, तुम जल्दी डेट नहीं कर सकते, वैंग डोंग ने विरोध में हाथ हिलाते हुए कहा। मेंग होंगचन ने सुयू की ओर देखा, उसका चेहरा द्वंद्व से भरा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वैंग डोंग की आवाज़ फिर से गूंजी, इस बार और तेज। अनुमति नहीं है, जल्दी डेटिंग नहीं होगी। उस घोषणा ने हवा में भारीपन पैदा कर दिया, जिससे सुयू मनोरंजन और झुंझलाहट के बीच फंस गया, जबकि मेंग होंगचन ने उसे एक चिंतित नज़र से देखा।